नमस्कार। वैज्ञानिक किसान संवाद से बदलता कृषि परिवेश विकास की राह में बढ़ रहा है हमारा देश। स्वागत है आपका पूसा समाचार में। मैं डॉक्टर गिरिजेश सिंह मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसार, एवं मैं डॉक्टर सीमा सांगवान, वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव संभाग, पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को बढ़ते तापमान में बोगनवेलिया की विस्तृत जानकारी एवं विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में जल संचयन की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्रिय दर्शकों, संस्थान का 63वां दीक्षांत समारोह का आयोजन 17 से 22 मार्च को किया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न संभाग के प्राध्यापकों तथा शोध कर रहे छात्रों ने अपने अनुसंधान को साझा किया। हर वर्ष की भांति लाल बहादुर शास्त्री व्याख्यान का भी आयोजन हुआ। मुख्य दीक्षांत समारोह में माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी शामिल हुए तथा दोनों राज्य मंत्री श्री भगीरथ चौधरी जी एवं श्री रामनाथ ठाकुर जी सम्मिलित हुए। सारे कार्यक्रम की लाइव वेबकास्टिंग हमारे YouTube चैनल में हुई। आप इन वीडियोस को हमारे लाइव सेगमेंट से देख सकते हैं। किसान भाइयों, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के सभी देशों को स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है। साथ ही साथ जल संरक्षण के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना भी है। कृषि में जल का बहुत महत्व है। साथ ही घटता हुआ जल स्तर एक नई चुनौती लेकर उभर रहा है। जल के महत्व, उचित सिंचाई प्रबंधन सहित विश्व जल दिवस पर एक खास व्याख्यान के लिए हम आपको रूबरू करा रहे हैं हमारे पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर पी ब्रह्मानंद जी से। सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर पी.एस. ब्रह्मानंद, मैं वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर ICAR IARI न्यू दिल्ली के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में मैं अभी हूँ। हम वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर की तरफ से इंडिया की जो वाटर रिसोर्सेज को कैसे अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है, इसमें रिसर्च अनुसंधान करते हैं और उसके साथ हम एजुकेशन भी वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोवाइड करते हैं और गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ में, नेशनल गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ में भी हम लोग हेल्प करते हैं। आज की जो स्थिति है पूरा भारत में इरिगेटेड सेक्टर का सिंचाई देके हम लोग का कृषि क्षेत्र में 55% ऑफ द नेट सोन एरिया में अभी हम लोग के पास है। तो उसमें रफली 78 मिलियन हेक्टेयर्स आउट ऑफ 141 मिलियन हेक्टेयर्स का जो कल्टिवेटेड लैंड है, नेट सोन एरिया है, उसमें सिंचाई क्षेत्र में आता है। भारत सरकार ने विकसित भारत के लिए अमृत काल के लिए 2047 के लिए लक्ष्य रखा है कि वाटर यूज एफिशिएंसी को अभी जो 38 to 40% है, इसको कैसे 70% तक पहुंचाना है। तो उसके अंतर्गत हमको ध्यान देना है कि पानी को कैसे कन्वेंस लॉसेस कम करना है। इसलिए प्रेशराइज्ड पाइप इरिगेशन सिस्टम के लिए गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रहा है। और सिंचाई क्षेत्र में हम लोग का जो ड्रिप सिस्टम है, जो सब सरफेस ड्रिप सिस्टम है, इसके लिए सपोर्ट देते हुए पर ड्रॉप मोर क्रॉप PDMC स्कीम जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हो रहा है, उसके लिए वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर रिसर्च के द्वारा और पॉलिसी के सपोर्ट के द्वारा बहुत हेल्प कर रहा है। तो इसके अंतर्गत हम बताना चाहते हैं कि अभी पूरे भारत में 16.7 मिलियन हेक्टेयर्स जो है माइक्रो इरिगेशन में आता है। अभी इतना एरिया अभी PMKSY की एफर्ट्स के द्वारा, साइंटिस्ट के एफर्ट्स के द्वारा हम पहुंच चुका है। लेकिन कुछ स्टेट्स है, जैसा राजस्थान है, जैसा आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटका, तमिलनाडु, इसी राज्यों में ज़्यादा 80% तक माइक्रो इरिगेशन रिस्ट्रिक्ट हो गया है। दूसरा स्टेट्स में भी इसको पहुंचाना है। लेकिन हमने कैसे, अभी वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट कर रहा है, तो इसके अंतर्गत तो ग्लेशियर को कैसे संरक्षण करना है, ये मुख्य उद्देश्य रहा। इसलिए रहा क्योंकि जलवायु परिवर्तन में जैसा ग्लेशियर्स का मेल्टिंग रेट बढ़ गया है और उसके कारण ग्लेशियर का परिमाण भी कम हो जाएगा, तो उसके कारण हम लोग का वाटर रिसोर्स कम हो जाएगा। जब वाटर रिसोर्स कम हो जाएगा, इस कम वाटर रिसोर्स को कैसे हमने अच्छी एफिशिएंटली यूज करना है, इसके लिए बहुत टेक्नोलॉजीज वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर IARI न्यू दिल्ली की तरफ से रेडी है फील्ड में लेकर जाने के लिए। और उसमें हमने एक दो टेक्नोलॉजीज को अभी हम आपके साथ प्रस्तुत करना चाहता है। हम लोग ऑटोमेटेड इरिगेशन में भी सरफेस ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया। सब सरफेस ड्रिप सिस्टम का महत्व बताते हुए किसान भाइयों के लिए अच्छी तरह से हमारे पास टेक्नोलॉजी है। ये गेहूं में भी, मक्का में भी अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ सरफेस इरिगेशन जो करते हैं, जैसा कि धान है, गेहूं है, अभी भी सरफेस इरिगेशन की एरिया बहुत ज़्यादा है।
किसान भाइयों को करना पड़ता है। तो उसी का अंतर्गत हम क्या क्या प्रणाली लेना है वो भी हमको आपको दिखाना चाहता है, हम आपको फील्ड में दिखाएंगे। हाँ जी, हमने जैसा बताया था हमारा पास वाटर रिसोर्सेस की बहुत कम होने का स्थिति में है जलवायु परिवर्तन के कारण। इसके अंतर्गत हमको ऐसा फसल को चूज करना है जो कम पानी में अच्छी तरह से उनका यील्ड आएगा। तो इसमें हम लोग आपको तिलहन क्रॉप जो इम्पोर्टेंट वाला मस्टर्ड है सरसों के बारे में, इसके अंदर में हमको देखना है इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा कम पानी में, सप्लीमेंटल इरिगेशन में बहुत अच्छी तरह से इनका परफॉर्मेंस होगा। लेकिन इसमें एक समस्या है, इसमें ऐसा वैरायटीज चाहिए जैसा नॉर्थन इंडिया के लिए ऐसा वैरायटी चाहिए जो टेम्परेचर को भी वो रेसिस्टेंस दिखाएगा और ड्राउट रेसिस्टेंस होके अच्छी परफॉर्मेंस किसका होगा इसको लक्ष्य में रख के हमारा डॉक्टर नीता द्विवेदी मैडम जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट है वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर के, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इसमें एक्चुअली 3 वैरायटीज को उन्होंने टेस्ट किया। मुख्य लक्ष्य यही रहा कि अगर कम पानी देंगे, जैसा इसमें बिल्कुल पानी नहीं देने वाला और 50% इरिगेशन और 100% इरिगेशन देके उन्होंने परीक्षा किया था। जब 50% इरिगेशन देता है तो उसमें इनका जो PM33 वैरायटी जो है ये बहुत अच्छी तरह से इनका परफॉर्मेंस है। आप देख सकते हैं ये PM33 का वैरायटी को ये बहुत अच्छा है। ये कंपेरेटिव जो दूसरा वैरायटी जो पूसा विजय से ये बहुत अच्छा है और ब्रासिका कैंपेस्टिस को भी परीक्षा किया था। तो कहने का मतलब ये है कि PM33 जो है कम पानी की स्थिति में किसान भाइयों को अच्छी तरह से फायदा देगा। तो इसी को हमने ये टेस्ट करके बताना चाह रहा था। ये फसल विविधीकरण के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा सरसों जैसा फसल को, लेकिन ऐसी वैरायटी को चूज करना पड़ेगा। हाँ, मैंने जैसा आपको बताया था जैसा माइक्रो इरिगेशन की एरिया इंडिया में अभी तो बढ़ रहा है भारत सरकार के प्रयास के कारण और साइंटिस्ट का ICR की और दूसरा NARS साइंटिस्ट की जो अनुसंधान की प्रयास के कारण अच्छी तरह से एरिया बढ़ रहा है। लेकिन इसी के अंतर्गत हमको एक चीज़ में ध्यान देना है, वो क्या है कि सब सरफेस ड्रिप सिस्टम इसका जो सुविधा और भी अच्छा है जैसा रेगुलर सरफेस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से कंपैरेटिवली। तो उसके लिए उसका एडवांटेज को देखने के लिए हमारा डिफरेंट ट्रायल्स चल रहा है। उसमें WTC की तरफ से IRI की तरफ से ये ट्रायल आप जो देख रहे हैं, ये डॉक्टर खजांची लाल जी हमारा जो यहाँ का जो प्रधान वैज्ञानिक WTC का उनकी लीडरशिप में ये चल रहा है। इस ट्रायल में जैसा जिंक है, आयरन है, इसको बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज के साथ और रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर के साथ हम सब सरफेस ड्रिप और सरफेस ड्रिप का हमने परीक्षा किया है। लेकिन मुख्य रूप से यही है कि जो पानी की जो सेविंग है, जो वाटर सेविंग है, ये अराउंड 30% तक भी इसको सरफेस सिस्टम से सब सरफेस में सेविंग होगा। 25 to 30% वाटर सेविंग होगा और न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी भी अच्छी रहेगी। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सब सरफेस ड्रिप सिस्टम जो आप यहाँ जो देख रहा है, इसमें जो वाटर जो है आपका 20 सेंटीमीटर के नीचे इसका सिस्टम का इंस्टॉलेशन हुआ है और पानी जो है डायरेक्टली ये जो गेहूं का फसल में इसका जो डायरेक्टली रूट के पास डायरेक्टली पानी पहुंचेगा। उसमें क्या सुविधा होगा? सुविधा यही होगा कि एवापोरेशन लॉसेस जैसा सरफेस में होगा वो नहीं होगा और आपका रन ऑफ की लॉसेस नहीं होगा। और सरफेस वाला में क्या है कि ऊपर में जो वीड्स है, वो वीड्स के लिए जो एडवांटेज मिलेगा वो इसमें नहीं मिलेगा। सो वीड कंट्रोल के लिए भी अच्छा है। तो ये सुविधा के कारण, और खर्च तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बहुत ज़्यादा खर्च डिफरेंस नहीं है। तो किसान भाइयों अगर सब सरफेस ड्रिप सिस्टम को अगर ये देंगे, इम्पोर्टेंस देंगे, तो उसके लिए बहुत अच्छी तरह से बेनिफिट होगा। अभी भारत में गेहूं का जो एरिया है 32 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया है, उसमें ज़्यादा सरफेस सिस्टम में चल रहा है। लेकिन जहां हम लोग माइक्रो इरिगेशन कर सकता है उसमें सब सरफेस ड्रिप सिस्टम को आगे लेके जाने की आवश्यकता है। आज की जो जलवायु परिवर्तन में जैसा अभी जो बात हो रहा है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के टॉपिक में, वर्ल्ड वाटर डे जो विश्व जल दिवस हम मना रहे हैं, उसके अंतर्गत हमको हर छोटी छोटी बिंदु पर अच्छी तरह से एम्फोसिस देना पड़ेगा। उसमें हम वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर की तरफ से किसान भाइयों को यही बताना चाहता है कि सब सरफेस ड्रिप सिस्टम जो है ये अच्छी तरह से गेहूं जैसा फसल में अच्छी तरह से कामयाब होगा। धन्यवाद। हमारे कई किसान भाई फूलों की खेती भी करते हैं। पिछले अंकों में हमने आपको गुलाब सहित अन्य फूलों की तकनीकी जानकारी दी थी। कई किसान भाइयों ने इस बार बोगनविलिया की जानकारी मांगी है। जी हाँ, बढ़ते हुए तापमान एवं गर्मियों में भी बोगनविलिया बहुत अच्छे से उगता है, खिलता है। बोगनविलिया की विस्तृत जानकारी दे रही हैं हमारे पूसा संस्थान की विशेषज्ञ डॉक्टर बबीता सिंह। नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक, पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण संभाग से आज आपको बोगनविलिया के बारे में कुछ जानकारी, इसके उत्पादन की तकनीक के बारे में बताना चाहूँगी। कि बोगनविलिया जो एक निक्टेजिस जिनेसी कुल का पौधा है और जिसको हम फूल समझते हैं, वो वास्तव में इसकी ब्रैक्ट्स होती हैं जो इसके फ्लावर को या फूल को चारों तरफ से घेरे रखती हैं और भ्रमवश हम इसको
उसका फूल समझते हैं। वैसे तो बोगनविलिया में कोई खुशबू नहीं होती है, लेकिन आपको इसमें विभिन्न प्रकार के रंग जैसे कि गुलाबी, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, बैंगनी उपलब्ध हैं। और साथ ही साथ इसमें धारीदार पत्तियां, जिसको हम वेरीगेटेड लीव्स कहते हैं, उसकी किस्में भी उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से जब बोगनविलिया में फूल नहीं रहते हैं या इसके ब्रैक्ट्स जो नहीं रहते हैं, ये धारीदार पत्तियां वाली जो किस्में होती हैं वो भी देखने में काफ़ी सुंदर लगती हैं। कि हम इसे कहाँ कहाँ पे लैंडस्केपिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जैसे कि ये बोगनविलिया गार्डन है, इसमें पौधों को गमलों में लगाया गया है। भिन्न भिन्न साइज़ के गमलों के आकार के उसमें आप इसको लगा सकते हैं। उसके अलावा आप इससे टोपियरी बना सकते हैं विभिन्न प्रकार की। इससे आप बोनसाई भी बना सकते हैं। इसमें हम इसको लगाने की, उत्पादन या प्रोडक्शन की इसकी क्या टेक्नोलॉजी है, किस तरीके से इसका प्रवर्धन किया जाता है, तो इसमें जो प्रवर्धन का सबसे जो मुख्य और व्यावसायिक तरीका है वो है हार्डवुड कटिंग। मतलब जो बिल्कुल हार्ड लकड़ी होती है, इसकी हार्डवुड होने के बाद ही हम इसको लगाते हैं। इसके अलावा इसको सॉफ्टवुड और सेमी हार्डवुड के द्वारा भी लगाया जाता है, लेकिन व्यावसायिक तौर पर देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो सक्सेस परसेंट है वो हार्डवुड कटिंग में पाई जाती है। तो इसको लगाने का जो समय है, आप इसको जुलाई अगस्त में लगा सकते हैं और इसको 15 जनवरी के बाद 15 फरवरी तक भी आप इसको लगा सकते हैं। लगाने का तरीका ये है कि इसमें पेंसिल की मोटाई की लगभग 15 सेंटीमीटर की कटिंग हमको काटनी होती है और इसमें लगभग 2 से 3 नोड या आँख होनी चाहिए। उस कटिंग को हम काटते हैं, जिसमें कि ऊपर से इसको तिरछा कट देते हैं और नीचे से इसको प्लेन कट देते हैं। तिरछा कट इसलिए दिया जाता है जिससे कि इस पर कोई भी पानी वानी जो है वो अगर बरसात पड़ती है तो वो ना रुके, जिससे कि कोई भी इसमें बीमारी ना उत्पन्न हो पाए। उस पश्चात इसमें जो पॉटिंग मीडिया का इस्तेमाल करना है, आप इसको 2 भाग रेत, 1 भाग अच्छी गुड अर्थ जिसको अच्छी मिट्टी मृदा का इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 भाग इसमें वर्मिकुलाइट या परलाइट ले सकते हैं। इनका मिक्सचर बना करके इसको बाविस्टीन से उपचारित कर लें 2% और उसके पश्चात आप इसको प्रोट्रेज में 8 से 6 इंची या फिर पॉलीथीन बैग्स में भी आप इसको लगा सकते हैं। उंगली की सहायता से इसमें एक होल बनाते हैं और उसके बाद जो आपने कटिंग तैयार की है, इसको हम IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड जो कि रूटिंग को प्रमोट करता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका 2000 ppm का घोल बना करके लगभग 30 सेकंड के लिए आपको कटिंग्स को उसमें डिप करना है और उसके पश्चात आपको तैयार मीडिया से भरी हुई पॉलीथीन में इसको लगाना है और उसके बाद इसमें हल्की सिंचाई करनी है और इनको हो सके तो छायादार जगहों पर लगभग 50% छायादार शेड नेट में इसको रखना है। तब आप देखेंगे कि लगभग 2 महीने के बाद इसमें जो है कि स्प्राउटिंग हो जाती है और रूटिंग हो जाती है। इसमें अगर हम सिंचाई की बात करें तो बोगनविलिया जो है बहुत ही कम पानी की आवश्यकता इसको पड़ती है, तो इसको आप जाड़े में जो है लगभग 3 से 4 दिन के लगभग हफ्ते भर के अंतराल पे अगर आपने गमलों में लगाया है तो पानी दें और गर्मी में आप इसमें डेली पानी दे सकते हैं। पोषक तत्वों की बात करें तो पोषक तत्वों में बोगनविलिया में अगर आपको गमले में लगाना है या ज़मीन पे लगाना है तो अच्छी प्रकार से गड्ढे को खोद करके उसको 3-4 दिन के लिए खुली धूप में लगने दें और उसके पश्चात जो है उसमें अगर ऑर्गेनिक जो हम खाद की बात करें तो जैसे कि आप बोन मील है या नीम केक है, नीम की खली है, उसका आप 200 से 250 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से उसमें मिला दें और उसमें पौधे को लगा दें, तो ये आपके साल भर जो है वो पौधे की जो न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकता है। इसके अलावा अगर रासायनिक खादों पर जाते हैं तो हम इसमें जो हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि NPK है, उसका इस्तेमाल आप 250 ग्राम अमोनियम सल्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट और पोटेशियम सल्फेट के रूप में 1:3:2 के अनुपात में कर सकते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा हमें कम रखनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि वेजिटेटिव जो है वो शाकी वृद्धि ज़्यादा होती है, इस कारण से नाइट्रोजन हमें इसमें एक उचित अनुपात में ही देनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके कटाई छटाई की, कि जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, अगर इसमें जो सड़ी गली जो डंडियां हैं या पत्तियां हैं या शाखाएं हैं उनको हटाने में भी सहायता करता है। तो इसकी कटाई छटाई जो है आपको मई जून के महीने के अंत में, जब इसके फूल जो है वो काफ़ी मात्रा में गिर गए होंगे, उस टाइम पे आप इसकी कटाई छटाई करें। काट छाट करने के बाद ही इसमें आपको पोषक तत्व भी देने हैं, जिससे कि आने वाले समय में जो है सितंबर अक्टूबर के महीने में जो है ये फ्लावरिंग देगा। बोगनविलिया जो है वो खुली धूप में होने वाला पौधा है और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा तापमान की 25 से 30 डिग्री तापमान जब पहुंच जाता है उसके ऊपर ही बोगनविलिया फ्लावरिंग करना शुरू करता है। तो बोगनविलिया जो है लगभग एक बरसात के सीज़न में जुलाई अगस्त और आपके दिसंबर से जनवरी 2-3 महीनों को छोड़ करके
ये साल भर आपका फ्लावरिंग करता है, लेकिन इसकी जो पीक फ्लावरिंग का टाइम है वो फरवरी से लेकर के आपका मई तक का महीना है, और उसके बाद फिर दोबारा ये सितंबर अक्टूबर में भी हल्की फ्लावरिंग देता है। हमारा ये जो बोगनविलिया गार्डन है, ये IRI के लिए बहुत गर्व की बात है कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज UK द्वारा बोगनविलिया के पंजीकरण का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। मतलब कि इंटरनेशनल कल्टीवार रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने इसको नॉमिनेट किया है हमारे IRI नई दिल्ली की एज ए बोगनविलिया रिपोजिटरी। और ये हमारा गार्डन जो है वो प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत DUS का सेंटर भी है, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पे जो किस्में हैं बोगनविलिया की उनका संरक्षण करते हैं। और जो भी किसान भाई या फिर कोई और गार्डन लवर जो है कोई भी नई किस्म बनाता है तो उसको भी यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद इसको यहाँ पे प्रबंधन के लिए भी लाया जा सकता है, रखा जा सकता है। हम यहाँ पे जो प्लांटिंग मटेरियल तैयार करते हैं, प्रोपोगेशन करते हैं बोगनविलिया को, उनको सेल पर भी रखा गया है। 10 इंची की पॉलीथीन में या 10 इंची के पॉट में भी हम बोगनविलिया के प्लांट्स को सेल करते हैं। तो जो भी किसान भाई पर्टिकुलर किसी किस्म के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या फिर किसी किस्म के बारे में को परचेज करना चाहते हैं या कोई भी जो उद्यान प्रेमी हैं वो लेना चाहते हैं, वो यहाँ से हमारे यहाँ से बोगनविलिया की नेम्ड वैरायटी जो है उनको यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर लगभग बोगनविलिया की 100 वैरायटीज़ का कलेक्शन है, जिसमें कि मल्टी ब्रैक्टेड बोगनविलिया है, धारीदार पत्तियों वाली बोगनविलिया है, सिंगल ब्रैक्टेड बोगनविलिया है, मल्टी कलर की बोगनविलिया है। इन सभी तरह की बोगनविलिया की किस्में हमारे इस गार्डन में उपलब्ध हैं। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल, मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। 23 मार्च को केरल, माहे में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का खास अंक आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें व्हाट्सएप करें। अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।